हेलो एंड वेलकम टू विंग्स क्लासेस। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसा चल रहा है? आई होप कि सब सही चल रहा हो, और यदि नहीं चल रहा है तो उसको सही चलाना पड़ेगा, है ना? तो आते हैं अब टॉपिक पे बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। इससे पहले जब पिछले क्लास में मैं पढ़ा रहा था तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का ग्राफ मैंने बताया था, वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे ओम्स लॉ ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओम्स लॉ का ग्राफ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस ग्राफ में भी आई ग्राफ में यदि मैं स्लोप निकालूं तो वो स्लोप बताता था रेजिस्टेंस। ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब रेजिस्टेंस को हमने पढ़ लिया था तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी क्या है, वो कौन सा फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब देखो, मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ समझाने का कोशिश करता हूँ। सपोज मान लो आप लोग इलेक्ट्रॉन हो, क्लास में हो, और क्लास से आपको कहीं एक दूरी पे जाना है। और अभी तो मान लो गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो सोचो आपको कहीं जाना है, और यदि बोला जाए कि डिस्टेंस एक कम है और एक डिस्टेंस ज़्यादा है। यदि आपको बोल दिया जाए, सपोज मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर दौड़ना है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है कि आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है। तो दोनों में से कौन सा दौड़ना आपको कंफर्टेबल फील होगा? 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर? तो देखो, यहाँ पे आप लोग थक जाओगे। 1 किलोमीटर तो मान लो मुश्किल से चल लिए। जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा प्रॉब्लम भी बढ़ते जाएगा। ठीक वैसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है, करंट के साथ भी होता है। इनको यदि कम दूरी के लिए बोला जाए कि करंट को फ्लो करने के लिए, तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वहीं यदि मैं लेंथ को बढ़ा दूं तो फिर इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। कैसे लिखेंगे? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब लेंथ जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। क्लियर है? अब देखो, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड टाइप एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आप लोगों को दौड़ने के लिए तो बोल दिया गया कि जल्दी से भागो जल्दी से भागो, पर कंडीशन अब यहाँ पे दो है। फिर दूसरा एक है, जो रास्ता जिससे आपको भागना है वो बहुत ही नैरो है, अब जगह है ही नहीं। तो क्या सारे स्टूडेंट उसमें कंफर्टेबल भाग पाएंगे? सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी है जो काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी स्पेशियस है। क्या उस काफ़ी स्पेशियस रास्ते से भागना ज़्यादा आसान होगा? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब उसमें परेशानी कम होगा। किसके कंपैरिजन में? एक छोटा सा पतला सा रास्ता है, उसमें से 2-3 लोग आया, पता चला जाम लग गया, प्रॉब्लम है ना? ठीक वैसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। यदि मैं बोलूं कि एरिया ज़्यादा है तो करंट को भागने के लिए जगह ज़्यादा मिल जाएगा, आसानी से भाग पाएगा। मान लो वायर पूरा पतला है, दुबला पतला है, थिन है, तो उसका एरिया कम होगा ना। अब इलेक्ट्रॉन को भागना थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा। यदि ऐसा हो रहा है तो बोलेंगे अरे इसमें एरिया ज़्यादा है तो हमारे लिए फ़ायदा है, पर रेजिस्टेंस तो कम हो गया ना। तो बोलेंगे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या चीज़ का एरिया? तो क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या ये क्लियर है? तो ये दो आया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
ठीक है, इसके आगे जाएं उससे पहले इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। देखो दोनों को मिला दो, क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब प्रोपोर्शनैलिटी से मैथ तो बनता नहीं है, इसको हमको इक्वल टू के फॉर्म में लाना पड़ेगा। और इक्वल टू को लाने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस इक्वल टू कुछ कांस्टेंट ले लेंगे L/A, और ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं रो। रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है, तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसी को बोलते हैं रो। अब देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन आना अधिकांश चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आए ही आए। अब यदि बात किया मैंने रेजिस्टिविटी का, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो देखो रेजिस्टिविटी होता है इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। जैसे कि देखो अभी मैंने बोला कि एक रास्ते पे आपको दौड़ना था, तो वो रास्ता कैसा है, क्या उस रास्ते पे काटा है, क्या उस रास्ते पे शीशा टूटा हुआ है, या वो पूरा एकदम हाई लेवल फ्लैट ट्रैक है जहाँ पे बिना कोई प्रॉब्लम का जो है ना आप दौड़ सके, या उसमें कीचड़ है, कहीं गड्ढा है। तो जो भी है वो रास्ते का खासियत है, रास्ता का खासियत है ना, चाहे कीचड़ हो, चाहे गड्ढा हो, टूटा फूटा हो। उसी तरह से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना या करंट का फ्लो करना, तो ये डिपेंड करता है कि कोई भी वायर का जो है कंस्ट्रक्शन वो कैसा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को भागने में वो कितना मदद कर रहा है या कितना वो ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से अरेंज रहता है। अब यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कुछ ऐसा मेटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से भाग सकता है, कुछ ऐसा भी मेटल होता है जिसमें डिफिकल्टी से भाग पाएगा और किसी में भाग ही नहीं पाएगा, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो वैसे तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ जब कंडक्टर का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो भागना ही भागना है, पर कुछ में आसानी से भाग पाएगा और कुछ में इजी से भाग पाएगा। क्लियर है? तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रॉन को भागने ना दें, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्लियर है? उसके बाद एक लास्ट आता है कि टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है। देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना टेम्परेचर से खिलाफ में जाता है। जैसे कि अभी मैं बात करूं कि आपको गर्मी में धूप में 12 बजे से 2 बजे के बीच में दौड़ने के लिए बोल दिया जाए, तो क्या हालत ख़राब नहीं हो जाएगा? होगा ही ना। वहीं यदि मैं उसके कंपैरिजन में सुबह सुबह बोलूं दौड़ने के लिए, क्या काफ़ी आसान नहीं होगा दौड़ना? ठंडा मौसम है, दिमाग में ठंडा, आराम से दौड़ो। और यदि अभी का मैं बात करूं, इतना गर्मी है अभी, और दोपहर में यदि बोल दिया जाए दौड़ने के लिए, तो बाहर तो निकलना ही डिफ़िकल्ट है। यदि निकल गए तो फिर चलना डिफ़िकल्ट है। और मैं बात कर रहा हूँ दौड़ने का, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक वैसा ही फील होता है इलेक्ट्रॉन को भी, जब हम किसी वायर में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रहे होते हैं और उस वायर को हम हीट कर देते हैं, तो सेम फील जो है ना इलेक्ट्रॉन को भी होता है। वही तकलीफ इलेक्ट्रॉन को भी होता है। क्या ये क्लियर है? तो यहाँ से हम ये बोलेंगे कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा परेशानी होगा, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस भी जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। इसको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ ये बोलेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, फिलहाल अभी नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं पढ़ना है। वैसे यदि किसी को इंटरेस्ट है कि नहीं वो फॉर्मूला कैसा होता है, वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, R = R0 1 + अल्फ़ा
dt क्या है कि कभी भी हम जब रेजिस्टेंस निकाल रहे होते हैं तो किसी न किसी कंपेयर से करेंगे। जैसे हम सुबह का रेजिस्टेंस से कंपेयर कर रहे हैं, सुबह में कुछ टेम्परेचर होगा, मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, दोपहर में होगा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम 40 डिग्री का रेजिस्टेंस निकालने का कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर था उसमें से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 1 प्लस अल्फा डी टी। अल्फा डी टी मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। पहले था 30, अभी है 40, तो अंतर क्या हो गया, डी टी हो जाएगा 10। और अल्फा जो है हर एक मटेरियल का होता है, वो हीट कोफिशिएंट है, और ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। वैसे ये सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पढ़ना है। अब होता है ना कि कुछ लोगों को जो है ना लगता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ ही लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो पढ़ लो। ये भी ऐसा नहीं है कि ये कभी बेरोजगार बेकार जाएगा। यदि हम रेजिस्टेंस को किसी एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर का रेजिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं तो सेम टू सेम जो है ना रेजिस्टिविटी का भी वही फॉर्मूला होता है। इसको जो है ना याद करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें याद क्या करना है, तो ये याद करना है, इससे न्यूमेरिकल आएगा। क्या पूछा जाता है इसमें से, क्या पूछा जाता है, कभी दे दिया जाएगा कि लेंथ को डबल कर दिए, ट्रिपल कर दिए तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। लेंथ को डबल कर दिया, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। लेंथ को हम 2 गुना कर दिए, 3 गुना कर दिए, 3 गुना किए तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना हो जाएगा, जैसे को तैसा। एरिया को यदि हम डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। एरिया को यदि हमें 3 गुना कर दूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ऐसे करके एक सवाल आता है। कुछ सवाल में क्या होगा कि डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, पुट करो, कैलकुलेट करो। या तो एक और सवाल ये हो सकता है कि एरिया नहीं दे के रेडियस दिया हुआ है। अब एरिया दे या रेडियस दे इसमें क्या ही फर्क पड़ता है। रेडियस दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, एरिया निकल जाएगा। एरिया मतलब वायर तो हमेशा सर्कुलर ही होता है ना, तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, ये ए हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का हमेशा सर्कुलर ही होता है। क्या ये क्लियर है? तो मैंने रेजिस्टिविटी बता दिया। रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी होता है किसी भी मेटल का, किसी भी मटेरियल का इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल या कोई भी मेटल, जो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकता है या तो करंट को फ्लो करने से रोकता है। क्लियर है? उसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, देखो रेजिस्टेंस इजकल टू रो एल बाय ए होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, रो का तो निकालना ही है, लेंथ को हम मीटर में नापते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर में नापते हैं। ये एक कट गया, ये चला जाएगा इधर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, ओम मीटर। ये हो गया रेजिस्टिविटी का यूनिट। इसको पढ़ते कैसे है, रो, RHO, रो। और ये P नहीं है, ये रो है। रो मतलब रेजिस्टिविटी, इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। क्लियर है? चलो अब देखो, इसके बाद जो है किरचॉफ्स का 2 नियम जो है ना हमें पढ़ना है। ये स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, पर इनको बिना पढ़े हमारा काम भी नहीं होगा, तो पढ़ लेते हैं ना। देखो किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है जितना आएगा उतना जाएगा, है ना। जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। कहाँ पे, जंक्शन पे। इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। इसको या तो बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या तो बोलेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ KCL, ये तो बोलेंगे जंक्शन लॉ। तीनों एक ही है। ये क्या बोलता है, जितना इनकमिंग करंट है उतना ही आउटगोइंग करंट है। और ये तो सिंपल है ना कि भाई देखो, मान लेते हैं इसमें 4 पाइप है, सपोज मान लेते हैं कि इसमें से पानी आ रहा है, बाकी से पानी जा रहा है, तो जितना पानी आएगा उतना ही तो पानी जाएगा ना। ऐसा थोड़े है कि इसमें से कुछ पानी आया, उससे ज़्यादा पानी निकल रहा है, तो बाकी पानी कहाँ से आएगा। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज कोई बना थोड़े सकता है, कहीं न कहीं से तो ट्रांसफर ही होता है ना, तो कहीं से आएगा तो कहीं जाएगा, तो जितना आएगा उतना ही जाएगा। जैसे कि मैं एक यहाँ पे एग्जांपल दूँ कि ये ले, ये एक इधर भी बना दिए, एक इधर भी बना दिए। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे आई जो है ना आ रहा है कितना 2 एम्पेयर, इसमें आ रहा है 3 एम्पेयर, यहाँ 4 एम्पेयर। तो बताओ इसमें से क्या होगा करंट? तो बोलेंगे जितना आएगा करंट उतना ही जाएगा। आ कितना आ रहा है? तो 4 3 7 और 7 2 9 एम्पेयर आ रहा है। तो 9 एम्पेयर आ रहा है तो जाएगा कितना? 9 एम्पेयर जाएगा। बस इतना ही है किरचॉफ्स करंट लो, जितना आएगा उतना जाएगा। क्या किसी को डाउट है इसमें? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, किसी को यदि डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, आते हैं अब नेक्स्ट। देखो, सर्किट जब डायग्राम बनाए थे तो हम देखे थे कि उसमें बैटरी और रेजिस्टेंस मेनली दो चीज़ ही हम बनाए थे। बैटरी वोल्टेज देता है, प्रोड्यूस करता है, और रेजिस्टेंस वोल्टेज कंज्यूम करता है। एक है वोल्टेज बनाता है, एक वोल्टेज खाता है। तो फिर से सेम लॉजिक है कि क्या जितना वोल्टेज बनाएगा उतना ही तो वोल्टेज खाएगा ना, है या नहीं? तुम्हें लोग मान लो खाना बनता है घर में, तो जितना खाना बनता है उतना ही खाना खाते हो ना, कि उससे ज़्यादा खाना खा लेते हो? नहीं ना। अब देखो यहाँ पे सिस्टम ये है कि यदि मैं अपोजिट बोलूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है कि जितना खाना बना उससे कम खाना खाया, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। पर यहाँ पे वेस्टेज हो जाएगा। वेस्टेज भले ही हो रहा है पर ऐसा थोड़े है कि उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, है कि नहीं? तो हो सकता है कि तुम कुछ फेंक दिए खाना, तो उसको भी काउंट करेंगे। तो यही होगा ना कि जितना खाना प्रोड्यूस हुआ उतना ही खाना कंज्यूम हुआ। उसी तरह से सेम है यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में। क्या बोलेंगे? सपोज हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैंने बैटरी जोड़ दिया। सपोज मान लेते हैं 20 वोल्ट, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये R1 है, ये R2 है। तो जितना वोल्टेज ये बैटरी प्रोड्यूस करेगा, 20 प्रोड्यूस कर रहा है, उतना ही वोल्टेज ये R1 और R2 दोनों मिल के कंज्यूम करेगा। क्लियर है? जितना वोल्टेज बैटरी बनाएगा उतना ही वोल्टेज दोनों मिल के खाएगा। इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या तो बोलेंगे किरचॉफ्स का दूसरा नियम। इसको बोलते हैं लूप लॉ, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हुआ और ये कंप्लीट साइकिल बनाया ना, इसीलिए इसको बोलते हैं लूप लॉ। फिलहाल हमें लॉ का नियम जो भी हो उसको याद करना नहीं है, नाम याद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट क्या है वो पता होना चाहिए। जितना वोल्टेज बना उतना ही वोल्टेज कंज्यूम हुआ। क्या ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट? चलिए, अच्छा अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस को जब मैं कंबाइन करूं तो ये दो तरह का जो है ना रेजिस्टेंस बनता है। एक होता है सीरीज रेजिस्टेंस, एक होता है पैरेलल रेजिस्टेंस। देखो सीरीज कब बोलेंगे? सीरीज हम तब बोलेंगे जब एक के बाद एक रेजिस्टेंस हो। सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं R1, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R2, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R3, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R4। क्या ये एक ही लाइन में है? यदि एक ही लाइन में है तो इसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। और यदि सभी रेजिस्टेंस डिफरेंट लाइन में हो, ये R1 मान लेते हैं, ये R2, R3, R4, R5, ये सभी का रास्ता अलग है। देखो यहाँ से निकला ये एक इधर से गया, यहाँ से निकला ये एक इधर से गया, तो सभी के लिए मल्टीपल रास्ता है। याद यहाँ पे ये रखना कि जब एक ही रास्ता हो तो बोलेंगे सीरीज, और जब बोलेंगे एक से ज़्यादा मोर देन वन पाथ हो तो बोलते हैं पैरेलल। तो इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल। इसको क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे।
इसमें से कितने रास्ते हैं? 1 2 3 4 5, 5 1 से ज़्यादा है, मतलब ये पैरेलल में है। यहाँ पे 1 ही रास्ता है, इसका मतलब सीरीज में है। क्या पहचानने में कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए अब आते हैं सीरीज रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं। तो सीरीज रेजिस्टेंस को हम ड्रॉ कैसे करते हैं? सपोज मान लेते हैं ये है R1 और ये है R2। अब देखो करंट का यदि मैं बात करूं, सपोज मान लेते हैं इसको प्रॉपर ही बना लेते हैं सर्किट डायग्राम। ये कुछ भी है, इससे करंट जाएगा I। एक मिनट, अच्छा चलो देखो इसका सबसे पहले हम प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या जो करंट इससे आएगा वही करंट इनसे भी जाएगा? क्योंकि करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया, इस रेजिस्टेंस से पास हुआ, फिर ये चलते गया, फिर इस रेजिस्टेंस से पास हुआ। क्या ये रुका? नहीं, ये चलते गया, फिर यही इलेक्ट्रॉन इससे भी पास होगा। और कहीं है रास्ता क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर से चला जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से चला जाए? नहीं। इसका मतलब है जो भी करंट यहाँ से आएगा वही करंट इससे भी जाएगा, वही करंट इससे भी जाएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सीरीज में करंट सेम रहता है? करंट हमेशा सेम रहता है। तो फिर वोल्टेज का क्या है? देखो वोल्टेज हर एक पॉइंट के लिए जो है ना हम अलग निकाल सकते हैं। सपोज मान लो इसके अक्रॉस यदि वोल्टेज निकालना है तो इसके एक लेफ्ट साइड में ये पॉइंट लेंगे, इसके एक राइट साइड में ये पॉइंट लेंगे, इसके अक्रॉस हम वोल्टेज नाप लेंगे, तो ये कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है वो बताएगा। क्लियर? हमको यदि पता करना है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना कंज्यूम हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसके भी एक लेफ्ट में कोई पॉइंट ले लेंगे, सपोज यही पॉइंट है, और इसके राइट में भी एक पॉइंट ले लेंगे। यहाँ से हम तार जोड़े, उसको वोल्ट मीटर में जोड़ दिए, ये जो वोल्टेज बताएगा ये बताएगा कि कितना वोल्टेज ये कंज्यूम कर रहा है। उसी तरह से हम उसके लिए भी निकाल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये कुछ और खाएगा वोल्टेज, ये कुछ और खाएगा वोल्टेज, वो कुछ और वोल्टेज खाएगा, सभी कोई डिफरेंट वोल्टेज खाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। पर यदि मैं बोलूँ कि तीनों मिल के कितना खाएगा तो तीनों वोल्टेज को जोड़ देंगे। तीनों मिल के कितना खाएगा तो तीनों को जोड़ देंगे। मान लेते हैं ये V1 है, ये V2 है, और ये मान लेते हैं यहाँ से भी वोल्टेज ये कुछ खा रहा है, इसको मान लेते हैं V3 है। तो तीनों मिल के कितना खाएगा? लिख सकते हैं V=V1 प्लस V2 प्लस V3, इतना खाएगा तीनों मिलके। कोई डाउट है इसमें? चलो कम से कम इतना तो पता है ना कि वोल्टेज सभी का अलग होगा, डिफरेंट होगा। हाँ सेम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दो सेम ही वोल्टेज कंज्यूम कर रहा हो, पर जनरली हम क्या मानेंगे कि वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। क्या बोलेंगे? वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। तो ये याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड रहता है। क्लियर है? अब देखो यदि वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो कितना डिवाइड हो रहा है? चलो आते हैं हम यहाँ से देखते हैं। दो ही रेजिस्टेंस है हमारे पास, एक है R1, ये कंज्यूम करेगा V1, ये है R2, ये कंज्यूम करेगा V2। तो क्या मैं लिख सकता हूँ V=V1 प्लस V2? क्यों हो गया ये V=V1 प्लस V2? क्योंकि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ने ये बताया कि जितना वोल्टेज ये प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही वोल्टेज ये दोनों मिलके खाएगा। ये प्रोड्यूस किया कितना? तो V। ये दोनों मिलके कितना खाया? ये पहला रेजिस्टेंस था तो ये V1 खाएगा, दूसरा रेजिस्टेंस था तो ये V2 खाएगा।
क्या ये क्लियर है? अब देखो, ठीक है, भी हमको पता है, भी का फॉर्मूला क्या होता है, तो भी इजकल टू आई इंटू आर होता है। ओम्स लॉ से जो है ना ये फॉर्मूला आया है, क्या आया है, भी इजकल टू आई आर आया है। तो यहाँ पे मैं भी के जगह पे क्या आई इंटू आर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। V1 के जगह पे I1 R1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या V2 के जगह पे I2 R2 लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। पर यहाँ पे देखो I1 I2 क्या है, I1 I2 I2? जब हम बोल रहे हैं कि करंट सेम है तो क्या I बराबर I1 बराबर I2 होगा? तो क्यों I1 I2 I3 लिखना है? सभी को हम I लिख सकते हैं ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2। सभी में से I को कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट जोड़ देना है, सम कर दो, काम खत्म है। क्या ये क्लियर है? इसमें है कोई डाउट है? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसके लिए भी एक डायग्राम बना देते हैं। अब देखो, इसमें से यदि मैं बात करूं वोल्टेज का, तो वोल्टेज निकालने के लिए देखो ये वोल्टेज कितना कंज्यूम करेगा। तो इसके एक लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज मान लेते हैं ये पॉइंट ले लिए। इसके एक राइट साइड में पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ ले लिए। अब देखो कुछ लोग बोलेगा कि सर क्यों यहाँ पे नहीं ले सकते हैं? अरे यहाँ पे लो या यहाँ पे लो, दोनों तो एक ही होगा ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं है। जब रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम पॉइंट यहाँ ले या यहाँ ले, तो बेहतर है हम यहाँ पे ले लेंगे। एक लेफ्ट साइड में पॉइंट लिए, एक साइड। अब हमको वोल्टेज निकालना था ना, यहाँ से एक तार खींचे, एक यहाँ से तार खींचे, ये हमें बता दिया वोल्टेज। क्या ये क्लियर है? अब कोई बोल रहा है कि इनके अक्रॉस क्या होगा, सपोज ये है R1, ये है R2 और ये है R3, तो हमको R2 के अक्रॉस निकालना है वोल्टेज। तो इसके अक्रॉस भी तो यही वोल्टेज होगा ना, क्योंकि देखो इसके लेफ्ट में पॉइंट क्या है, यही है। इसके राइट में पॉइंट क्या है, लो फिर से यही है। तो दोनों के अक्रॉस तो हम पहले ही निकाल चुके हैं वोल्टेज, तो वही वोल्टेज इनके लिए भी होगा। क्या ये क्लियर है? चलो तीसरा के लिए यदि निकाल रहे हैं तो क्या हुआ, फिर से लेफ्ट साइड में एक पॉइंट है, राइट साइड में एक पॉइंट है, मैंने पहले से निकाल चुका है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि पैरेलल में वोल्टेज रहता है सेम, वोल्टेज सेम रहेगा, पर अब यहाँ पे करंट सेम नहीं होगा। करंट क्या है, जितना भी करंट आ रहा है वो कुछ करंट इधर से जाएगा, कुछ करंट इधर से चला जाएगा, कुछ करंट इधर से चला जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड हो गया ना। तो यहाँ पे पर ये तो जानते हैं ना कि किरचॉफ्स ने बोला था कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, तो जितना आ रहा है बराबर ये तीनों का। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले करंट क्या हो रहा है, चलो देखो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ करंट आ रहा है आई, यहाँ पे करंट है I1, R1 के थ्रू करंट कितना जाएगा I1, और R2 के थ्रू कितना करंट जाएगा, इसको बोल देते हैं I2।
तो किरचॉफ्स करंट लॉ के अनुसार I इजकल टू I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। कौन सा साइंटिस्ट ने ऐसा बोला? किरचॉफ्स ने बोला। क्या बोला? कि जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। I करंट आ रहा है, I1 और I2 जा रहा है, दोनों को जोड़ दिए, दोनों इक्वल हो गया। क्लियर है? ओम्स ने क्या बोला था? ओम्स ने बोला था V इजकल टू IR। यहाँ पे तो हमको I का फॉर्मूला चाहिए, कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस को उधर ले आएंगे, तो I इजकल टू V बाय R। अब यहाँ पे लिख देते हैं V बाय R इजकल टू I1 के लिए निकालना है V1 बाय R1, I2 के लिए निकालना है V2 बाय R2। चलते जाएंगे जहाँ पे भी निकालना हो, जितना भी निकालना हो। अब देखो यहाँ पे लिख रहे हैं V1 V2। भाई क्यों लिखना है V1 V2? जब वोल्टेज सेम ही रह रहा है तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं V इजकल टू V1 इजकल टू V2? तो क्यों टेंशन लेना कि V1 V2 V2 अलग लिखना सब? तो ऐसा करते हैं, इसको फिर से लिखते हैं V बाय R इजकल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2। सभी में है V कॉमन है, उसको कैंसिल आउट करो तो क्या आएगा 1 बाय R इजकल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। क्लियर है? इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये याद रखना है। और भी रेजिस्टेंस है तो इसको जोड़ते जाएंगे। अच्छा, इसको यदि सोल्व करना हो तो मैथ में कैसे सोल्व करते हैं? कोई दो फ्रैक्शन है तो उसको यदि जोड़ना हो तो क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम यदि लेंगे तो R1 इंटू R2 एलसीएम हो जाएगा ना। देखो इसको सोल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। 1 बाय आर पी इजकल टू, इसको R2 अच्छा, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर फाइनली हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये याद करो। यदि आपका मैथ कमज़ोर है, मैथ वीक है, तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला जो है ना याद करो। बेसिकली जो है ना ये फॉर्मूला जो है ना याद करना चाहिए, रेजिस्टेंस इन पैरेलल को कैसे निकालते हैं। चलो, इतना में किसी को डाउट है? डेरिवेशन हो गया। डेरिवेशन में किसी को कोई डाउट है? कहीं पे भी कुछ? यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो याद होना चाहिए, इसको लिख देते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड रहता है। इसको जो है ना नोट बना के लिखना है, ये हमेशा याद होना चाहिए। चलो, क्लियर है? अब देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालना हो तो हमारे पास जो है ना कुछ ऐसा नहीं है कि एक दो न्यूमेरिकल जो है ना आए और किसी में जो है ना सिर्फ सीरीज का आए या किसी में सिर्फ पैरेलल का आए। तो यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए? यहाँ पे मल्टीपल जो है ना याद होना चाहिए कि कैसे कैसे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो कम्बिनेशन का मतलब है कोई कुछ, जैसे कि मैं बात करूँ कि कुछ मैं बना के दिखाता हूँ कि जैसे सपोज मान लेते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन आया। मान लेते हैं 2 ओम है रेजिस्टेंस, 4 ओम है, 1 ओम रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सीरीज में है तो सीरीज में तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं ना, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। 4 2 6 1 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यदि मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे आया, मान लेते हैं ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, तो इसको रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे दिमाग में क्या रखना है याद, जब हम सीरीज का निकाले तो आया आंसर हमारा 7,
ये 7, ये तीनों से ग्रेटर देन है। मतलब सीरीज में जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वैल्यू हमेशा ग्रेटर आता है, और जब मैं पैरेलल में निकाल रहा हूँ तो वैल्यू आया 1 ओम, मतलब छोटा आया। तो पैरेलल में जब भी हम रेजिस्टेंस निकाल रहे होंगे तो वैल्यू जो है स्मॉलर आएगा, और सीरीज में जो है वो वैल्यू हमेशा ग्रेटर आएगा। यदि मैं कंबाइन कर दूं तो क्या होगा? तो देखो, इसमें से सिर्फ ये याद रखना है कि कभी भी सीरीज को और पैरेलल को कंबाइन नहीं करना है, एक बार में एक ही सॉल्व करेंगे। या तो हम सीरीज सॉल्व करेंगे या तो हम पैरेलल सॉल्व करेंगे, दोनों को एक बार कोशिश नहीं करना है सॉल्व करने का। जैसे, और इसमें से भी हम सॉल्व वहीं से करेंगे जहाँ से हमें इजी लगे। जैसे ये यहाँ पे देखूँ मैं, तो ये है एक रेजिस्टेंस, और इसके बाद यदि आऊँ तो ये 2 रेजिस्टेंस है। क्या ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। देखो, इसको मैंने पहले ही यहाँ पे सॉल्व कर चुका था ना, तो यहाँ पे कितना आएगा रेजिस्टेंस, कुछ इस तरह से बना देंगे। अब इसको यदि मैं जोड़ूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 + 1 = 3। क्या ये क्लियर है? चलो कुछ और सॉल्व करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले सिंपल क्या लग रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है, तो एक बार में जो है ना इनको सॉल्व करेंगे। फिर ये देख रहे हैं कि ये तीनों पैरेलल में है, तो फिर क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद हमें कुछ एक रेजिस्टेंस आएगा, मान लेते हैं ये R1 आएगा। ये रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, मान लो R1 आ रहा है। ये रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, मान लेते हैं R2 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या ये रेजिस्टेंस निकल जाएगा? कैसे निकालेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? और फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस = R1 + R2। क्या ये क्लियर है? अच्छा चलो, अब जो है सीरीज और पैरेलल, इसका जो है ना न्यूमेरिकल जो है ना काफ़ी और नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, जो न्यूमेरिकल कहीं स्पेशल क्लास होगा। अभी यहाँ पे जो है ना हम थ्योरी बता रहे हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन क्या होता है सीरीज का और पैरेलल का एप्लीकेशन क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक, देखो सीरीज में सपोज यदि हम जोड़ रहे हैं सारे लाइट को एक साथ, तो ये ठीक उस तरह से है जैसे कि एक दिवाली का जो लाइट आता है, उसमें क्या होता है कि एक तार को हम जो है ना छत से लटका दिए तो बहुत सारा बल्ब जो है ना एक साथ होता है। तो उसमें से क्या होता है कि सीरीज में चूंकि वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो हम जितना ज़्यादा बल्ब का संख्या उसमें जोड़ते जाएंगे वोल्टेज उतना कम होते जाएगा। क्लियर है? सपोज हमारे पास 2 बल्ब है 220 वोल्ट 220 वोल्ट का, दोनों को यदि हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो दोनों जो है ना फुल पावर में अपना जलेगा। पर यदि हम दोनों को सीरीज में जोड़ दें तो दोनों में आधा आधा वोल्टेज बढ़ जाएगा, एक में रहेगा 110, दूसरे में भी रहेगा 110। तो सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो जैसे मैं गैजेट को जोड़ते जाऊँ बढ़ाते जाऊँ तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, डीम होते चला जाएगा। क्लियर है? करंट का क्या है, देखो
करंट तो सेम ही सभी में फ्लो करना है ना। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि सपोज बहुत सारा बल्ब में से एक बल्ब यदि फ्यूज हो जाता है तो क्या सारा लाइट बंद नहीं हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि देखो अब हर एक बल्ब से लाइट पास होते हुए लास्ट तक जाता है, और यदि एक बल्ब फ्यूज हो गया तो मतलब वो सर्किट को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब उस बल्ब को जो है ना हटाना पड़ेगा, उसको फिर से जोड़ना पड़ेगा, तब बाकी बल्ब जलेगा। ऐसा ही होता है ना कि एक बल्ब यदि फ्यूज हुआ तो टोटल का टोटल लाइट खत्म हो गया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। और यदि हम सीरीज में जोड़ रहे हैं तो वोल्टेज भी आ रहा है तो बैटरी पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। फिर क्या ये बात क्लियर है? वहीं यदि मैं कंपेयर करूं बैटरी का पैरेलल में जोड़ना, सॉरी रेजिस्टेंस का पैरेलल में जोड़ना, तो जनरली जो है हमारा घर में जितना भी गैजेट होता है वो सारा का सारा पैरेलल में ही कनेक्शन होता है। जैसे कि एक वायर निकला वो फैन से चला गया, दूसरा वायर कहीं जाके बल्ब से जुड़ा हुआ रहता है। अब जैसे बल्ब फ्यूज हो गया तो फैन बंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का दोनों अलग कनेक्शन है, पैरेलल है। एक यदि फ्यूज हो गया तो दूसरे से कोई फर्क नहीं है। यदि फैन जल जाता है तो बल्ब जलना बंद नहीं करेगा, ग्लो करते रहेगा। क्या ये क्लियर है? दूसरी बात ये है कि जितना लाइट से ये जल रहा है लाइट, उतना ही जो है ना दूसरा लाइट या फिर फैन जो है अपना रफ्तार में चलते रहेगा, जलते रहेगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। तो फैन को भी 220 वोल्ट मिला और बल्ब को भी 220 वोल्ट मिला, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों चल रहा है। तो ये जो है ना फायदा होता है, हर एक घर में जो है ना पैरेलल ही यूज होता है। टोटल रेजिस्टेंस क्या है? अच्छा, इसमें एमीटर वगैरह जो है ये जो है ना आगे पढ़ना है, अभी जो है ना जरूरी नहीं है एमीटर सब। शंट रेजिस्टेंस मैंने वैसे दे दिया हो कि शंट रेजिस्टेंस वगैरह जो है एमीटर में वो सब क्या होता है। तो देखो टोटल रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस होता है। एमीटर में क्या होता है, एमीटर का जो है मकसद होता है कि हम कोई एक सीरीज में जो है ना जोड़ रहे हैं, एमीटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं ना, तो सीरीज में यदि कोई चीज़ को जोड़ रहे हैं तो हम चाहेंगे कि कितना कम रेजिस्टेंस है ताकि वो वोल्टेज को कंज्यूम ना करे। इसीलिए एमीटर में जो है ना वोल्टेज क्या रहता है, सॉरी रेजिस्टेंस क्या रहता है, वेरी लो होता है। वही यदि मैं बात करूं वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर में इतना ज़्यादा वोल्टेज रहता है, इतना ज़्यादा वोल्टेज रहता है क्योंकि उससे जो है ना वोल्टेज पास नहीं करना है। सपोज मैं यदि यहाँ पे बात करूं, एमीटर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, वही यदि वोल्टेज का बात करूं वोल्ट मीटर का, तो उसको पैरेलल में जोड़ते हैं। तो देखो एमीटर है, करंट तो इसी के थ्रू पास हो रहा है ना, तो हम चाहेंगे कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो, नियर अबाउट 0 हो। जब वोल्ट मीटर का यदि बात करें तो ये पैरेलल में कनेक्शन रहता है ना, तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई करंट जो है ना इनसे फ्लो हो, हम चाहते हैं कि सारा करंट जो है ना इससे चला जाए। क्योंकि हम तो सिर्फ नाप रहे हैं ना, वोल्टेज का क्या काम है वोल्ट मीटर का, सिर्फ वोल्टेज को नापना। ये यदि वोल्टेज कंज्यूम करने लगे तो फिर तो टेंशन हो गया। तो ये कम वोल्टेज कंज्यूम करे, इसलिए इसका क्या होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है मैक्सिमम। एमीटर सीरीज में कनेक्शन होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में। हाउस वायरिंग सारा का सारा पैरेलल में होता है। इससे क्या फायदा है, सभी को वोल्टेज बराबर मिलेगा और कोई यदि एक गैजेट यदि डाउन हो गया तो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या इसमें से कोई डाउट है आज का क्लास में? आज का क्लास इतना ही है, फिर आएंगे हम पावर और हीट को जो है ना डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें से किसी को डाउट है? यदि डाउट है तो कृपया मैसेज करें, मैं मैसेज को सीन करूंगा और उसके अनुसार से जो यदि ज़्यादा डाउट है तो उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो रहा यहाँ पे बात न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल के लिए मैं एक सेपरेट क्लास लेके आऊँगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।